सभी समन संगी बहनों और सर को संगं नमामि। जय भीम नवोदय सारे संतों को पुरखों को वंदामि। जैसा कि समन संघ ने आज मुझे मुख्य कंसेप्ट देने के लिए बुलाया है, तो मैं समन संघ का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का विषय भी बहुत बढ़िया है, जो कि मैं बहुत पसंद करता हूँ इस विषय पर बात करने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत और वर्तमान भारत में सपनों की स्थिति, ये विषय है आज का। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न होगा तो हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का चरित्र या उनका आंदोलन, उनका लिटरेचर, उनकी मूवमेंट, उनका एक्टिविज्म और उनका एज ए इकोनॉमिस्ट करके उनका जो अभ्यास है, जो भी व्यक्ति करेगा, मेरा दावा है कि वो व्यक्ति जीवन में पीछे रह ही नहीं सकता या किसी से डर भी नहीं सकता। इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब अम्बेडकर नाम के एक व्यक्ति में है। और एक बात मैं बता देता हूँ, केवल मैं नहीं बता रहा हूँ, 2023 का सर्वे है गूगल का। 2023 में गूगल ने सर्वे किया था कि गूगल के पूरे प्लेटफॉर्म पे हर प्रकार के सोशल मीडिया हो या जो भी हो, उसके ऊपर सबसे ज्यादा नाम व्यक्त होने वाला नाम, लिखा जाने वाला या बोला जाने वाला जो नाम है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का, एक तो डॉक्टर अम्बेडकर या फिर जय भीम। इस शब्द को गूगल में 2023 में 2 बिलियन बार उसका उल्लेख हुआ है। मतलब बाबा साहब का नाम सारी दुनिया में सोशल मीडिया पे, गूगल पे और जितने भी प्लेटफॉर्म्स है इसके इंटरनेट के, उसके ऊपर 2 बिलियन बार मतलब 200 करोड़ बार आया है। तो इसके ऊपर से जान सकते हैं हम लोग कि बाबा साहब क्या चीज है। बाबा साहब को जो मानने वाले वो भी बाबा साहब को फेमस करते हैं, और जो विरोध करते हैं वो भी बाबा साहब को फेमस करते रहते हैं। क्योंकि चीज ऐसी होती है, जो असली सोना होता है या हीरा होता है, उसको आप जितना तराशोगे उतना चमकेगा, अपनी चमक को बिखेरता रहता है। और दूसरे 2-3 बात के मैं उदाहरण देना चाहता हूँ बाबा साहब के बारे में, और जो नेता हुए, महामानव हुए, उनके बारे में। उनमें एक बेसिक फर्क है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाबा साहब की पर्सनालिटी, आपने बाबा साहब की किताब शायद पढ़ी होगी, वेटिंग फॉर वीजा। वेटिंग फॉर वीजा में बाबा साहब का आत्मचरित्र लिखा है उन्होंने खुद। उनका एक बचपन का, उनकी व्यक्तिमत्व या उनकी पर्सनालिटी किस तरीके से महान है। वो कभी भी किसी के प्रति उसका बदला नहीं लेते थे। उनके मन में हर व्यक्ति की, चाहे वो दुश्मन भी क्यों ना हो, उसके प्रति मैत्री और करुणा हुआ करती थी। तो उसके 2-4 उदाहरण लेते हैं, फिर बाद में बाबा साहब की महानता क्यों है और बाबा साहब के विचारों का भारत क्या होगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज की समस्या है और समन संघ क्या कर रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बचपन का एक किस्सा है, आप सभी लोग जानते हैं। बाबा साहब स्कूल में थे, लगभग तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ते थे। पहले तो शुरू में दरवाजे के बाहर बिठाया जाता था, फिर बाद में इस बच्चे को, बहुत होशियार था, होनहार बच्चा था, फिर स्कूल में सबसे बगल में पीछे के साइड में बिठाया जाता था। और जब भी प्यास लगती थी, बाबा साहब का एक चैप्टर लिखा है उन्होंने वेटिंग फॉर वीजा में, नो प्यून नो वाटर। अगर चपरासी नहीं रहेगा तो पानी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो नल के पानी में पानी नहीं पी सकते थे। जिस दिन चपरासी रहा, वो ग्लास से पानी देता था और ऊपर से डालता था। या फिर मटके का पानी पीने को नहीं मिलता था, जिस दिन चपरासी है उस दिन पानी मिलता। तो अगर नहीं तो प्यासा रहना पड़ता था स्कूल में। तो उस नो प्योर नो वाटर में बाबा साहब कहते हैं कि मैं जब भी पानी के मटके की तरफ देखता था, प्यास लगती थी, पर मैं सोचता था कि दुनिया में मेरे लिए सबसे असंभव चीज क्या है, तो उस मटके का पानी पीना। क्योंकि उस वक्त की सामाजिक सिस्टम वैसी थी, एक बच्चे तक को पानी पिलाने के लिए सिस्टम नहीं थी, सामाजिक व्यवस्था। तो आगे जाके उसी बच्चे ने, जिस बच्चे को बचपन में पानी पीने के लिए मना कर दिया, उस बच्चे ने जब 1942 में भारत के इंटरिम गवर्नमेंट में, जो अंग्रेजों के काल में, जो गवर्नर जनरल के काल में, जो भारत के कुछ लोगों को मिनिस्ट्री में लिया गया था, एज ए लेबर मेंबर बाबा साहब सिलेक्ट हुए थे, मिनिस्टर थे। और 5 प्रकार के उनके पास मिनिस्ट्रियां थी। एक वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे, इरिगेशन मिनिस्टर थे, एनर्जी मिनिस्टर थे, उसके बाद लॉ मिनिस्टर थे, और लेबर मिनिस्टर थे, और प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर थे। ऐसे 4-5 प्रकार की मिनिस्ट्री हैंडल करते थे।
जिस बच्चे को बचपन में पानी पीने तक के लिए मना कर दिया, उस बच्चे ने इस देश की वाटर रिसोर्स पॉलिसी बनाई और उन्होंने 1942 से लेके तो 1944 तक लगभग 2.5 साल के कार्यकाल में 153 वो डैम्स बनाए और उस केवल डैम्स ही नहीं, मल्टी वाटर और एनर्जी की पॉलिसी बनाई। केवल पानी के मतलब नदी के ऊपर बांध बनाना और डैम बनाना इतना ही नहीं, उस डैम के ऊपर एनर्जी किस तरीके से, वाटर रिसोर्स से एनर्जी, ऊर्जा कैसे पैदा करना, इलेक्ट्रिसिटी, उसका इरिगेशन के लिए क्या फायदा होना और बेसिक इंडस्ट्री स्थापित करके उस इलाके को दुरुस्त करना। मतलब जिस बच्चे को आप बचपन में पानी पीने से नकारते हो, उस बच्चे ने इस देश की पूरी वाटर पॉलिसी बनाई। आज जितने भी भारत के जितने लोग पानी पीते हैं, उनको पानी मिलता है नल से या महानगर पालिकाओं से या मेट्रो से, तो उसकी पॉलिसी बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई है। कितने लोगों को पता है? नहीं पता। ये बाबा साहब की महानता है। जिस चीज से उसको आप नकारोगे वही चीज वो करके बताएंगे। ये उनका स्वभाव था। स्कूल में हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि एक बार स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे उनको गणित लिखने के लिए बोला था, सारे बच्चे चिल्लाए, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को उधर ब्लैक बोर्ड के पास मत आने दो, क्योंकि हमारी वहाँ पर रोटी या जो भी है, सिदोरी बोलते हैं उसको, या टिफिन है जो भी रखे, उसको टच हो जाएगा तो हमारा खाना अपवित्र हो जाएगा। उस बच्चे ने अकेले ने उस स्कूल में वो मैथ्स का सवाल करके दिया, गणित, और वही बच्चा फिर दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी बन गया। उसने कभी किसी का बदला नहीं लिया। उसी बच्चे ने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान भी लिख दिया। दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं कि 1931 में, जैसे 1930, 31 और 32 में 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, आप जानते हो, गोलमेज परिषद। उसमें अंग्रेज बहुत सारे अधिकार दे रहे थे भारत के लोगों को, तो उसका ड्राफ्ट कैसे बनाना, डिस्कशन क्या करना, उसके लिए एक्ट बना रहे थे, एक कानून बना रहे थे। उस कानून के ड्राफ्ट के लिए 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसका ड्राफ्ट बन गया और बाद में 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। तो 1930 की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर में, वहां पर बाबा साहब गए थे। बाद में 1931 की एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर गांधी जी और बाबा साहब के बीच में बहुत झड़प हो गई, आप सभी जानते हैं। पूना पैक्ट हुआ, बाद में डबल इलेक्टोरेट का अधिकार हमारा चला गया, हमको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी मिली, लेकिन वो डबल इलेक्टोरेट रहता तो बहुत सारे अच्छे लोग चुन कर जाते। तो उस वक्त बाबा साहब लंदन से वापस आए 1931 की बात है, और जैसे फिर ट्रेन से उतरे, बाद में एरोप्लेन से उतरे और बाद में वो दूसरे दिन सभा के लिए गए। बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब की सत्कार करने के लिए बहुत बढ़िया काम किया था, इसलिए सभा लगाई मुंबई में, वर्ली में। जाम्बोरी मैदान है, आप देखते होंगे, आप कभी मुंबई जाते होंगे, वहां पर बहुत बड़ी सभा लगी। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल था, उस वक्त के कांग्रेस में गांधी जी का नेतृत्व तो बहुत उभरा हुआ था, बहुत फेमस थे, और गांधी जी के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो वो दुश्मन बन जाता। तो बाबा साहब तो नंबर 1 पे थे। तो लोगों ने ये सोच लिया कांग्रेस के कि बाबा साहब की सभा उध्वस्त कर देंगे, होने नहीं देंगे। और वहां पर समता सैनिक दल के लोग भी थे इधर के, ये भी बहुत कड़वे थे। तो उसमें सभा लग गई और बाबा साहब जब सभा में पहुंचे और भाषण करने का वक्त आया, तो तभी कांग्रेस वाले लोगों ने वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ की और सभा होने से रोकने के लिए काम किया, और बहुत झगड़ा हो गया समता सैनिक दल के लोगों में और कांग्रेस के लोगों में। तो बाबा साहब को लगा कि ये अभी का समय नहीं है कि इस वक्त सभा को संबोधित किया जाए, तो वो नीचे उतर गए और अपनी गाड़ी में बैठे और निकल पड़े वहां से। तो वहां पे बहुत बड़ी मारपीट हुई लोगों के, दोनों तरह के लोगों के बीच में। और जिस व्यक्ति ने वो सभा उध्वस्त करने के लिए, जो मुख्य था, वो लीडर था वहां का कांग्रेस का, बात ही हुई कि इधर के लोगों के ऊपर जब मार पड़ी तो इन्होंने भी उनको पीटने की कोशिश की, और जो लीडर जो था विरोध करने वाला, उसको इतनी मार पड़ी वहां से वो भाग निकला। और भागता है, वो जाता है तो देखता है कि गाड़ी खड़ी है, तो उस गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। बाबा साहब दरवाजा खोलते हैं उसके लिए और उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं, और वो 2, 4, 5, 6 किलोमीटर उसको जहाँ पे पहुंचना था वहां पर छोड़ देते हैं। वहां पर वो इतनी बार बाबा साहब की माफी मांगने लगा, वही व्यक्ति जो बाबा साहब की सभा उद्ध्वस्त करने के लिए आया था और उसने सभी को चेताया था। लेकिन बाबा साहब ने उसको गाड़ी में बिठाया, उसको उचित जगह पर पहुंचा दिया, और उसके साथ इतनी मैत्री और करुणा से बात की, वो गदगद हो गया। वो बहुत, मतलब बहुत परेशान हुआ वो, कि इस इंसान को मारने के लिए मैंने कोशिश की और इंसान ने खुद की गाड़ी में बिठाकर मुझे मारने
मर जाने से बचाया, क्योंकि समता सैनिक दल के लोग उसके पीछे लाठियां लेकर भाग रहे थे। तो ये गुण होता है महान इंसान का। उसको उसने बचाया। वो बाबा साहब बोले कुछ नहीं, उसको पहुंचा दिया, बोला कोई बात नहीं। यही एक तीसरा उदाहरण है। आपने देखा होगा कि जो हिंदू कोड बिल बन रहा था, हिंदू कोड बिल में बाबा साहब चाहते थे, संविधान में तो लिख दिया था आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15, 16 में, और लगभग सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स के जो राइट्स हैं उसमें इक्वल स्टेटस महिलाओं को मिले, इसके लिए बाबा साहब अकेले लड़ते रहे। और कुछ हिस्सा जो धर्म में इंटरवीन नहीं करना चाहिए, ऐसा उस वक्त हिंदू समाज ने बोला था, और खासकर कांग्रेस के लीडर और गांधी जी भी उसके खिलाफ थे। तो हिंदू कोड बिल में दुरुस्त करने के लिए महिलाओं को पुरुष के इतने ही अधिकार मिले, उसके लिए वो झगड़ने लग गए, क्योंकि संविधान लिख दिया था और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हासिल हो चुकी थी, पर सोशल डेमोक्रेसी में महिलाओं को अधिकार देने की बात नहीं बन रही थी, क्योंकि समाज जो है धर्म इकट्ठ उसको अलाउ नहीं कर रहा था। तो ऐसे में हिंदू कोड बिल के वक्त बाबा साहब पार्लियामेंट में जाते थे, संविधान सभा में या पार्लियामेंट में, तो अंदर जाते वक्त महिला तक वहाँ उस वक्त के जो शंकराचार्य या महिला या पुरुष या धार्मिक लोग बहुत गाली गलौज करते थे, बहुत बुरी तरीके से बाबा साहब के साथ बात। अंदर जाते और महिलाओं के लिए अपना भाषण बोलते, अपना हक और अधिकार जताते, और पार्लियामेंट में किसी की हिम्मत नहीं होती कि उन्होंने आर्गुमेंट किया तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे, क्योंकि वो उनकी कंपेरेटिवली उतनी इंटेलेक्चुअल ये हैसियत ही नहीं थी। तो ऐसे में वापस आते थे, फिर गाली गलौज खाते थे। लेकिन वो बाद में आके अपने पत्नी को बताते थे कि देखो ये महिला है जिनके लिए मैं इक्वल राइट्स देने के लिए लड़ रहा हूँ। समाज के लोग, पार्लियामेंट के लोग और सारे धर्म के लोग, सारे लोग मुझे विरोध कर रहे हैं, पर मुझे बाद में लोग जानेंगे, कई सालों के बाद। आज हम बाबा साहब का महत्व बहुत सारे लोग जानते हैं कि उनके वजह से सारे अधिकार मिले बहनों को। तो ये वाली बात थी। उनका एक ये गुण था कि वो अपने काम के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर हमेशा फोकस रहते थे। वो एक उनका कोटेशन है। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे जमीन के अंदर गाड़ने की कोशिश की, पर उनको पता नहीं था कि मैं एक बीज हूँ, और बीज का एक गुणधर्म होता है कि जब भी वो जमीन में पड़ता है और पानी आ जाता है तो वो उगकर उगता है और बड़ा वृक्ष बन जाता है, और वो उन्हीं लोगों को छाया देता है जिन लोगों ने उस बीज को मिटाने की कोशिश की। तो कहते कि ये गुण मैं बचपन से इसलिए सीखा हूँ क्योंकि मेरे गुरु है, मेरे गुरुओं से मैं यही जीवन सीखा हूँ कि चाहे आपको कितनी भी तकलीफ समाज दे, देश दे, लेकिन आपको प्रतिक्रिया ऐसी नहीं करनी। उनके लिए अच्छा काम करके आपको अपने आप को साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हिंदू कोड बिल बना। बाद में उसके उस वक्त तो बिल बना, वो बाद में 4 टुकड़ों में बना, लेकिन बाबा साहब के चलते वो नहीं बन पाया। उस वक्त रिजाइन करना पड़ा, और उस वक्त महिलाओं को पता नहीं था। आज महिला धीरे धीरे समझ रही है कि अपने को जो वोट का राइट मिला, अमेरिका की महिलाओं से पहले भारत की महिलाओं को बगैर मांगे हुए वोट का राइट मिल गया। ये बाबा साहब की देन थी। सोचो आपकी, अगर बाबा साहब ने बचपन की बात का बदला लेने की अगर सोची होती, तो इतनी बुद्धिमत्ता थी कि संविधान में 2-4 आर्टिकल खिलाफ लिख देते कि जिन्होंने मेरा नुकसान किया उनके खिलाफ मैं गाली गलौज कर दूंगा या बुरे शब्द लिखूंगा, उनका बदला मैं लूंगा। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं। पर महान इंसान की, बोधिसत्व की पहचान होती है कि वो बदला कैसे लेता है, तो पॉजिटिविटी में लेता है। कोई भी निगेटिव चीज को हमेशा वो पॉजिटिविटी में सोचता है, और इसीलिए वो महान होता है। अब बाबा साहब के बारे में, भारत के बारे में बाबा साहब की क्या कल्पना थी, क्या सपना था। हम लोग देखते हैं कि उनके बहुत सारे, लगभग 56 किताबें बाबा साहब की, छोटी मोटी। उसमें से 2-4 किताबें बहुत ही बढ़िया है। उसमें से एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जाति का बीजनाश, जाति का निर्मूलन, उसके ऊपर क्या उपाय। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड द रेमेडीज, ये ग्रंथ है। ज्यादा नहीं, मात्र 97 या 100 पेज की किताब है। वो एक सभा को, लाहौर में सभा जो आयोजित होने वाली थी जात पात तोड़क मंडल की, वहां पर दिया जाने वाला वो भाषण था। वो सभा हो गई, हुई नहीं, क्योंकि बाबा साहब का भाषण देखकर उस वक्त की जो आयोजन समिति थी उन्होंने देखा कि इतना क्रांतिकारी इनका वक्तव्य है, ये अगर दे देंगे तो सारा समाज परेशान हो जाएगा। लेकिन आज तक वो किताब उस वक्त जितनी फेमस थी उससे कहीं ज्यादा फेमस आज है, और उनका एक एक शब्द बाबा साहब का जैसा के वैसा लागू है आज की सोसाइटी को। उस किताब में बाबा साहब लिखते हैं कि
जाति व्यवस्था ये सबसे बुरी चीज है जो इस देश को रोग लगा हुआ है। वो कहते कि कास्ट इज द नोशन इन द माइंड्स ऑफ मैन। ये जाति जो है इंसान के मन में है, इट इज अ डिसीज। और वो कहते हैं कि हिंदू वेर एवर विल माइग्रेट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे विल कैरी देयर कास्ट एंड वन डे द कास्ट विल बिकम वर्ल्ड प्रॉब्लम। आज आप अमेरिका में, यूके में या फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, यहाँ से बसे हुए उधर के लोग वो जाति व्यवस्था ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, उधर के यहाँ के लोगों को वैसे ही प्रताड़ित करते हैं। तो 98 साल के बाद 1916 में, मतलब 100 लगभग 108 साल के पहले बाबा साहब ने जो सोची थी, उस किताबी वही वही सोच आज साबित हो रही है, सच साबित हो रही है। उसमें वो लिखते हैं कि नैतिकता जो चीज है वो आप समाज को दुरुस्त किए बगैर आ ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि तर्क शुद्ध और निर्भीड़ अगर सोच आपको बनानी है तो जाति व्यवस्था से इस देश को वो मुक्त करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि केवल जो लोग जाति से पीड़ित लोग हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो जाति व्यवस्था का आचरण करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, जो अपने हित की बात करते हैं, उनके भी दुख की और नुकसान की बात है। तो वो कहते हैं कि उससे क्या होता है, तो नैतिक दृढ़ता और तीक्ष्ण बुद्धि इससे खत्म हो जाती है। हम लोग सही में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम जाति के चौकट में ही सोचते रहते हैं। उससे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की जो समाज में जो डिमांड करते हैं लोग, वो संभव नहीं हो सकती। जाति निर्मूलन केवल हिंदू रूढ़िवाद के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, एनिलेशन ऑफ कास्ट। तो कहते कि अंधश्रद्धा से लिप्त है। आप जब तक जाति से ऊपर उठकर बात नहीं करोगे, आप इस देश को देश निर्माण नहीं करोगे। और यही बात उन्होंने अपने सपनों के भारत में कही है संविधान सभा में। खासकर उनके 4-5 जो व्याख्यान है बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 दिसंबर का जो 1946 का जो व्याख्यान है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा आरंभ हुई थी और 17 दिसंबर को बाबा साहब को बोला गया कि आपको बात करनी है। कोई प्रिपरेशन नहीं था उस वक्त। वो हमेशा भी कोई भी व्याख्यान बगैर प्रिपरेशन के नहीं करते थे। लेकिन उस वक्त राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने जो 17 दिसंबर 1946 का जो भाषण दिया, वो जब भाषण खत्म हुआ तो 5 मिनट तक सारे पार्लियामेंट में जो विरोधी लोग हैं उन्होंने भी तालियां बजाई। इतना क्रांतिकारी भाषण है। उसमें वो लिखते हैं कि इस देश के हर नागरिक को सबसे बड़ी चीज अगर क्या सोचनी है तो आई एम इंडियन फर्स्ट, आई एम इंडियन लास्ट। मैं प्रथमता और अंतिमता भारतीय हूँ। बहुत सारे लोग उस वक्त कह रहे थे कि मैं पहले हिंदू हूँ, फिर बाद में भारतीय हूँ, मैं क्रिश्चियन मुस्लिम हूँ, बाद में भारतीय हूँ। पर उनका कहना था कि जब तक इस देश के हर नागरिक के मन में देश प्रेम अगर जागरूक करना है तो उसको मैं प्रथमता ही भारतीय हूँ और अंततः ही भारतीय हूँ, ये सोच पैदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा नहीं हो सकता। वो कहते कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं बैठ सकती। एक तरफ आप सामाजिक दृष्टि से ऊंच नीच का भाव प्रचार प्रसारित कर रहे हो, उसका आचरण कर रहे हो, और दूसरी वो डेमोक्रेसी में इक्वालिटी की बात कर रहे, संभव ही नहीं है। ये बात उन्होंने उसमें कही। और आखिरी का जो संबोधन था उनका 25 नवंबर 1949 का, उसमें तो कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस देश को केवल देश नहीं राष्ट्र बनाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि दोज हु बिलीव दैट इंडिया इज ए नेशन दे आर इन इल्यूजन। जो लोग ऐसा समझते कि भारत एक राष्ट्र है, वो राष्ट्र नहीं है, वो भ्रम में है लोग। वी आर नॉट नेशन एट, वी आर नेशन इन द मेकिंग। हम लोग राष्ट्र नहीं है, हम लोग राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। हमें राष्ट्र बनना है, क्योंकि राष्ट्र बनने के लिए सबसे जरूरी चीज अगर क्या होती है तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय। और न्याय तभी पॉसिबल होता है जब समाज में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आचरण हर व्यक्ति में हो, तब भी जाके राष्ट्र बनता है। वरना राष्ट्र की कल्पना करना एक खोखली बात है। और वो थॉट्स ऑन पाकिस्तान नाम के ग्रंथ में कहते हैं कि जो लोग धर्म के ऊपर आधारित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वो केवल दूसरों का नहीं, उनका खुद का नुकसान करेंगे। आज हम देखते हैं, देखो, धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम या जो भी है जातियों के नाम पे लड़ाया जाता है, आरक्षण में वर्गीकरण उपवर्गीकरण के नाम पे एक जाति दूसरे जातियों के खिलाफ लड़ाई जाती है। तो ये राष्ट्र वाली कल्पना, राष्ट्र बनाने की कल्पना और उसमें इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी की कल्पना, ये बाबा साहब का सपना था। वो कहते हैं कि भारत तभी संभव होगा और लोग यहाँ पर अच्छे खुशी से तभी रह सकेंगे और एक सिटीजन दूसरे सिटीजन का तभी आदर सत्कार करेगा
जब यहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी आएगी। और सोशल डेमोक्रेसी जब तक लिबर्टी इक्वालिटी नहीं आती, फ्रैटर्निटी नहीं आती, तब तक संभव नहीं है। और वो कहते हैं कि राजकीय क्षेत्र में आपको डेमोक्रेसी है, वन मैन वन वोट है, लेकिन उसका वन वैल्यू नहीं है। वन वैल्यू जाति के ऊपर निर्धारित है आपके यहाँ का। इसीलिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जब तक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक मेरे सपनों का भारत संभव नहीं हो सकता। ये बाबा साहब की सोच थी। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये बेस है। आपके पास अगर बहुत बड़ी स्टेट है, पैसा है, सारा कुछ है, लेकिन सामने वाले झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति आप बहुत गलत सोचते हो, उसको कभी मदद करने की बात आपके मन में आती ही नहीं, उल्टा उसका आपको वो दिख गया तो आपके मन में बुराई पैदा होती है कि ये आदमी कैसे दिख गया मुझे, मेरा दिन खराब हो जाएगा। और वो आपके देश का एक नागरिक है, उसको ही उतना पॉलिटिकल राइट है, सोशल और इक्वालिटी का, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल राइट है, क्योंकि संविधान में वो बात है। और आप जाकर बताते हो, दुनिया में घूमते हो और बोलते हो कि हमारे देश का संविधान अच्छा है। जब वो स्वीडन में जाते हो और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताते, कोई महिला पूछती है कि आपके देश में जो SC ST और OBC के ऊपर जो सामाजिक अन्याय हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो देश का मुखिया वहां से भाग जाता है और यहाँ के सेक्रेटरी को बताया जाता है कि उसको आंसर दो। और मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है कि हमने उसका करारा जवाब दिया। क्या बताया? तो हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान है और इसमें इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी है। इसलिए उस पत्रकार ने जो बात कही वो झूठी थी। इस तरीके के नैरेटिव फैलाए जाते हैं। अभी अभी आप देखते हो कि जो सपना बाबा साहब ने संविधान के मार्फत सोचा था, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी का, उसका कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। जो संवैधानिक वैल्यूज है, उस वैल्यू का अगर थोड़ा भी उल्लंघन होता है तो उसकी केयर करने की, खुद होकर रिट पिटिशन लगाने की जिम्मेदारी वो जज की चेयर में बैठा है उस इंसान की है। लेकिन वो आपको कॉकरोच बोल रहा है, वो आपकी इज्जत है, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े तार तार कर रहा है। किसके? जो जनरेशन आगे जाके इस देश की बागडोर संभालने वाली, उसको आप कह रहे हो। तो इसका मतलब है आप उसके ऊपर बैठने के लायक ही के हो क्या? नहीं है, क्योंकि आपकी जो चुनाव की सिस्टम जो है वही गलत है। सारे जगह पर जो भी जॉब से उसके ऊपर आपका जब सिलेक्शन होता है तो उसकी एग्जाम होती है, इंटरव्यू होता है, सारा कुछ होता है। और यहाँ पर तो अलग से जज ही जज को चुनते हैं। तो ये कैसा? और वो लोग फिर ऐसे आ जाते हैं। उसमें मैं बताता हूँ, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, पर बाबा साहब के सपनों का भारत स्थापित करने के लिए उनके ही शब्द में बता रहा हूँ। आज के अभी के फिगर है, एक ही समाज के लगभग सुप्रीम कोर्ट के 66% लोग हैं। एक ही समाज के हाई कोर्ट के जजेस है, उनकी संख्या 90% है। और एम्बेसडर जो है फॉरेन कंट्रीज में, लगभग 51% एम्बेसडर है एक ही समाज के। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में उनके जॉब्स का परसेंटेज 58%, मेरी नहीं है, गवर्नमेंट की फिगर बता रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज में 57% लोग एक ही समाज से आते हैं। बैंक में 57% है। एयरलाइंस में लगभग 78% लोग हैं। IAS में 72% है। IPS में 61% है। और टीवी, मीडिया, बॉलीवुड, इसमें लगभग 83% लोग हैं। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में लगभग 61.8% है। और रिलीजन में लगभग जो मुखिया पोस्ट होती है, मुख्य पोस्ट होती है, उसमें 99% है। और आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, और वही चेयर पे बैठ के आप इस देश के भविष्य निर्माण करने वाले युवा लोगों को आप कॉकरोच करके उनका अपमान कर रहे हो, और उसमें आपको कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। इसका मतलब बाबा साहब के सपनों का भारत अगर स्थापित करना है तो इस देश के संविधान को सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाला समाज निर्माण करना पड़ेगा, जो कि सोशली उनको मानेगा। और जिसने संविधान लिखा उस व्यक्ति के प्रति अगर आप सम्मान से सोचोगे नहीं, उसके प्रति आदर भाव नहीं रखोगे, तो आप खुद का नुकसान कर रहे हो। क्योंकि आप उसी संविधान को, जो संविधान आपको भविष्य में दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाने की बात करता है, और आप उसको विरोध कर रहे हो, तो खुद के पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये उन लोगों को पता नहीं जो लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा साहब के सपनों का भारत अगर आपको स्थापित करना है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के प्रिंसिपल्स को इस देश के अंतिम छोर पर खड़े हुए नागरिक के मन में ये बात आनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हाँ, इस देश में डेमोक्रेसी अस्तित्व में है, और मेरे साथ ये देश का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, या जुडिशियल सिस्टम है, मेरे साथ इक्वालिटी से बर्ताव कर रहा है।
मैं फक्र महसूस करता हूँ कि मैं इस देश का, भले मैं गरीब हूँ लेकिन इस देश का नागरिक हूँ। कितने लोगों के मन में ऐसी भावना है? आप लोग उसके मूलभूत अधिकार को देने की बात ही नहीं करते हो। देने की बात जब होती है तो उसका विरोध कर देते हो। तो ये चिंता की बात है। समन संघ इसी के बारे में सोचता है, हर दिन इसीलिए सोचता है कि हमारा स्ट्रगल किस लिए। बाबा साहब कहते हैं कि अवर्स इज अ बैटल, अवर्स इज अ स्ट्रगल नॉट फॉर वेल्थ, नॉट फॉर पावर, और स्ट्रगल इज फॉर ऑनर, और स्ट्रगल इज फॉर डिग्निटी, और स्ट्रगल फॉर रेक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। महाड़ के सत्याग्रह के वक्त बाबा साहब ने वहां पर उपस्थित लगभग 5,000 लोगों के सामने बात कही थी। उनके खाने में मिट्टी मिला दी थी, उनके उनको मारा पीटा गया था, फिर भी वो कलेक्टर हुड के पास चले जाते हैं। कलेक्टर बोलते हैं इक्वल टू फाइट, आपके लोगों को क्यों नहीं संभालते? तो बाबा साहब पूछते, मिस्टर हुड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? आप मुझे बोल रहे हो कि मेरे लोगों को आप रोकने की कोशिश करो। उन लोगों ने हमारे खाने में मिट्टी मिला दी, उन लोगों ने हमारे लोगों को लाठियों से मार मार के प्रताड़ित कर दिया, और आप मुझे बात कर रहे हो? मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं लड़ाई कानून से लड़ूंगा। और महाड़ के सत्याग्रह की कानूनन लड़ाई उन्होंने की। 1930 में जो जो कालाराम मंदिर का टेम्पल का एंट्री का जो आंदोलन चला है, उसकी भी केस बदला लेकर नहीं की, कानून से दोनों केसेस का रिजल्ट 1935 में आया। बाबा साहब अम्बेडकर जीत गए थे, और जो मनुवादी व्यवस्था उस वक्त हार गई थी। ऐसी बात जब संविधान स्थापित हो रहा था, उस वक्त जब संविधान लिखकर हुआ, तो संविधान की शुरुआत प्रियम्बल की किसके नाम से करें? तो लोग बोल रहे थे कि किसी गांधी के नाम से, ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से, गॉड के नाम से करो। बाबा साहब ने जब उनका संबोधन हुआ पार्लियामेंट में, तो कहा कि इस देश में किसी जाति के, धर्म के या किसी नेता के इसके नाम से शुरुआत नहीं होगी। इस देश के हर नागरिक को वी द पीपल ऑफ इंडिया से इस देश के संविधान की शुरुआत होगी, क्योंकि इनके हाथ में देश कैसे चलाना ये होगा। और लोगों को अगर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का अगर संवाद स्थापित करना है, तो लोगों को मालिक बना दो इस डेमोक्रेसी के, इस देश के। इसीलिए बाबा साहब ने जो प्रस्ताव दिया, तो लगभग 67% लोगों ने 67 लोगों ने उसके पक्ष में वोट किया। एक व्यक्ति अपना संबोधन संविधान सभा में करता है, और विरोध में रहने वाले लोगों की संख्या उनसे 2-3 गुना ज्यादा है, फिर भी उनके विचार को लोग मानते पार्लियामेंट के, क्योंकि उसको आर्गुमेंट नहीं है, ज्ञान को कोई चैलेंज नहीं था उनके। इसीलिए बाबा साहब के सपनों का जो भारत है, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया का भारत है। इसीलिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही उससे कर रही है। समन संघ इसको बार बार इसीलिए दोहराना चाहता है कि इस देश के अंतिम छोर के इंसान को, गरीब से गरीब, भले उसके पेट में भूख हो, लेकिन फिर भी उसको बताना है कि ये आप मालिक हो इस देश के, वी द पीपल ऑफ इंडिया हो। आज ना कल आपको ये भारत के संविधान के हिसाब से कभी ना कभी तो भी न्याय मिलेगा, पॉसिबल होगा। ये उम्मीद हर इंसान के, हर नागरिक के मन में जगाने की कोशिश बाबा साहब की विचारधारा करती है, और ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। मैं थोड़ी सी बात ये कहूंगा कि आज जो चल रहा है ना, आपने देखा होगा, कल की न्यूज है, लगभग भारत के संविधान के बारे में और भारत के शासन के बारे में एक न्यूज आई, आपने पढ़ी है नहीं है मुझे नहीं पता, पर एक मैं बात बताता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप हमेशा सोचते होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, मैं फिगर्स बताता हूँ। आज मतलब 2-3 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना लाभांश जाहिर किया है, और उन्होंने पिछले 4 साल में लगभग 8,56,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दिए, ये बताकर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। असल में एक गलत फिगर है। उन्होंने 2025-26 में 2,87,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दे दिए, क्या? तो लाभांश, जो डिविडेंड होता है वो। और 2024-25 में 2,69,000 लाख करोड़, 2023-24 में 2,10,000 करोड़, 2022-23 में 87,416 करोड़ रुपए, इतने करोड़ का डिविडेंड गवर्नमेंट को इसीलिए दिया है कि गवर्नमेंट ने ये बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉफिट में है, लेकिन हालात उल्टे। इसके ऊपर मैं कभी डिटेल में कंसेप्ट भी दूंगा कि क्या हालत है हमारे देश की। ये इसीलिए बताया जाता है कि हमारे देश के कुछ लुटेरे लोग हैं, जो संख्या में उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं, इनके लिए 8 लाख, ये जो फिगर मैंने बताई, 8,56,000 करोड़ रुपए, इनके कर्जा माफ करने के लिए आरबीआई ने गवर्नमेंट को दिए हैं पैसे। और ये किसके पैसे होते हैं? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रूल होता है, आप किसी भी बैंक में जो भी डिपॉजिट रखते हो, उदाहरण के तौर पे अगर आप 1 लाख रुपए
किसी बैंक में या किसी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में डिपॉजिट करके रखोगे तो आरबीआई का रूल है, आरबीआई का एक्ट जो बना है, जो कि बाबा साहब के थीम के ऊपर, उसमें से अगर 1 लाख रुपए रखोगे तो उसमें से 10,000 रुपए आपको आरबीआई में डिपॉजिट करने पड़ते हैं, उस बैंक को, क्रेडिट सोसाइटी हो या बैंक हो। और वो होता है बेसिक फंड जो होता है। उससे जो अगर महंगाई बढ़ती है या कोई आपत्ति आ जाती है, कहीं ज्वालामुखी होती है, कोई भूकंप आ जाता है, कहीं युद्ध शुरू होता है, तो उसके लिए रेपो रेट दुरुस्त करने के लिए, महंगाई ना बढ़े, इसके लिए ये पैसे का यूटिलाइजेशन होता है, वापर होता है। लेकिन ये पैसे उन लोगों के लिए दिए जाते हैं आजकल कि जो लोग अपना बहुत बड़ा ऊंचा लोन ले लेते हैं और वो वापिस नहीं करते, अपना कर्जा माफ करते हैं, तो उसकी बैलेंस शीट एडजस्ट करने के लिए आरबीआई डिविडेंड के रूप में गवर्नमेंट को पैसा देती है। तो कहाँ है इकोनॉमिक रेगुलेशन? कहाँ है संविधान में जो लिखा है? संविधान में इकोनॉमिक रेगुलेशन के लिए टारगेट बताया बाबा साहब ने। बाबा साहब कहते हैं कि आर्थिक समता हमारा टारगेट है। सोशल इक्वालिटी जब आएगी तो इकोनॉमिक इक्वालिटी जरूर आएगी, क्योंकि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी हाथ में हाथ मिलाकर यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है, तभी इस देश के हर नागरिक को अपने अधिकार और अपने हक आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन सिस्टम आपके खिलाफ खड़ी हुई है। उनका टारगेट इस देश का संविधान इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं संविधान का अगर पूर्ण तरीके से पालन करेंगे तो हम लोग सत्ता में रह नहीं सकते, हमारी हैसियत ही नहीं होगी कि हम लोग सत्ता में बने रहेंगे। आज जो जनजी चिल्ला रहा है, आप जनजी में देखते हैं एक व्यक्ति ने जो कॉकरोच जनता पार्टी स्थापित की है ऑनलाइन से, उसके 10 मिलियन से ज्यादा लोग एक ही दिन में फॉलोअर हो गए। इसका मतलब क्या है? आज देखो जो हमारे नजदीकी देश जो है, दोनों तीनों जो देश है, वो वहां पर क्रांतियां की है, वो यूथ लोगों ने की है। आज अपना देश इसी कगार पर खड़ा है, लेकिन उसके लिए क्या करना है? तो ऐसा ना हो कि व्यक्ति विरोध में इस देश की सारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त कर देगा। ये संबोधन बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 में कहा है। वो कहते हैं कि मेरा मन इस वक्त, जो संविधान हमने देश का दुनिया का सबसे बड़ा बनाया, लेकिन मेरा मन इस बात से चिंतित है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतनी बड़ी लोग, इतना बड़ा दुनिया का लोकतंत्र हमने खड़ा किया है, उस लोकतंत्र का क्या होगा? जो लोग शोषित है, वंचित है, जिनको अधिकार नहीं मिले, वो लोग कहीं इस डेमोक्रेसी के मंदिर को उद्ध्वस्त ना कर देंगे? उनके मन में अगर द्वेष की भावना होगी, गुस्सा होगा, तो हो सकता है डेमोक्रेसी भी खत्म कर सकते हैं। इसीलिए जेनजी वाले जो बच्चे हैं आज लोग जो कर रहे हैं, उनका गुस्सा मतलब 7वें आसमान पर है। इन लोगों ने अगर क्या कर दिया तो बहुत डेमोक्रेसी का कुछ भी हो सकता है। इसीलिए समन संघ की जिम्मेदारी है कि जरूर इस देश के शासन व्यवस्था को लेसन सिखाना है, हमको सबक सिखाना है, बट इस देश की डेमोक्रेसी की सिस्टम को खत्म नहीं करना है। क्योंकि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी हो जाती है तो इस देश में आतंक मच सकता है। और समन संघ की ये बेसिक ड्यूटी यही है कि यहाँ के लोगों को असली चीज बताए, बाबा साहब के सपनों के भारत को समझाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि ये लोग जब भी कुछ करेंगे आगे जाके तो वो लोग ठीक तरीके से काम कर सकेंगे। और आप उल्टा उनको कॉकरोच करके उनको अपमानित कर रहे हो, जिनके हाथ में आगे जाके देश की बागडोर रहने वाली है। तो बाबा साहब के सपनों के भारत को अगर हमको साकार करना है तो हमको एक और बात करनी है। बाबा साहब इसी ग्रंथ में कहते हैं, ये जो एनिलेशन ऑफ कास्ट नाम का जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है, उनका मैं कोटेशन मराठी में, लेकिन मैं हिंदी में अपने हिसाब से बताऊंगा। वो कहते हैं कि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का परिणाम संविधान के ऊपर होता है, और इस मुद्दे को स्थापित करने के लिए और समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। बाबा साहब लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस देश की पॉलिटिकल क्रांति की बात अगर आप देखोगे तो इस देश ने नहीं, दुनिया में एक बात स्थापित हो चुकी है, एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर और सोशल रेवोल्यूशन। मतलब दुनिया में राजनीतिक क्रांतियां जो होती है, वो क्रांतियां हमेशा सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद होती है। और वो कहते हैं कि ये इतिहास का सिद्धांत है, ऐसा कोई भी कहेगा। लेकिन लूथर नाम का एक व्यक्ति है, उसने धर्म को दुरुस्त करने की, धर्म सुधारना की जो मूवमेंट शुरू की थी यूरोप में, और उन्होंने लोगों की राजकीय मुक्ति करने के लिए पहले इंग्लैंड में प्यूरिटिनिज्म को स्थापित किया। प्यूरिटिनिज्म क्या होता है कि लोगों के बीच में नैतिकता पहले पैदा कर लो। तो नैतिकता पैदा करने के लिए पहले सांस्कृतिक या धार्मिक सुधार कर लो, और उसका रास्ता फिर सामाजिक तरीके से जाएगा। प्यूरिटिनिज्म से दुनिया का बेस पैदा होता है डेमोक्रेसी का, ऐसा बाबा साहब इसमें लिखते हैं।
और प्यूरिटनिज्म की वजह से ही अमेरिका का जो स्वतंत्रता का युद्ध जो चला वो धार्मिक मूवमेंट के बेस से चला है। वहां पर जितने भी लोग, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन थे जो अमेरिका के फादर बोले जाते हैं, थॉमस जेफरसन थे जिन्होंने संविधान लिखा था वहां का, ये लोग धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र लोग थे। धर्म के खिलाफ भी उन्होंने, पादरियों के खिलाफ, जो पुरोहितों के खिलाफ भी आंदोलन चला, लेकिन वो अपने निजी जीवन में बहुत नैतिक लोग थे। बाबा साहब ने लिखा है 7 इफेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी में 1950 में जो पूना में उन्होंने जो संबोधन दिया, 7 प्रकार की केयर हमको लेनी है अगर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से, तो उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो नैतिक होना चाहिए। इसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि जब जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया तो उस वक्त ये तय हुआ था कि आप 4 साल तक के प्रेसिडेंट रहोगे। वो इतना नैतिक था जॉर्ज वॉशिंगटन। तो जब दूसरे 4 साल खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट को चुनाव करने की बात जब निकली तो लोग, वो बोल रहा था कि मेरे 4 साल खत्म हो गए, मैं अगला प्रेसिडेंट नहीं रहूंगा, क्योंकि हमने 4 साल पहले कसम खाई थी कि हम रिपीट नहीं करेंगे, एक व्यक्ति को डिक्टेटर नहीं बनने देंगे। लेकिन वो इतना पवित्र इंसान था, सारे लोगों ने यूनानिमसली एक मत से उनको ही सिलेक्ट किया दूसरी बार, और वो दूसरी बार फिर प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन तीसरी बार जब बात आई तो लोगों ने फिर वही बात दोहराई कि इस इंसान को रहना चाहिए प्रेसिडेंट। उसने बोला कि मैं भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए घातक है कि एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा अगर प्रेसिडेंट रहेगा तो जरूर वो डिक्टेटरशिप के लिए टर्न आउट हो सकता है। ये जॉर्ज वॉशिंगटन की बात बाबा साहब ने खास करके नमूद की है, संविधान सभा में भी बोली, और अपने 7 इफेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डेमोक्रेसी के बारे में इस व्याख्यान में भी वही उन्होंने कही है। वो कहते हैं कि इसके मैं उदाहरण देता हूँ कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से पहले धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां होना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत का इतिहास का निष्कर्ष भी ऐसा ही है। जब चंद्रगुप्त ने अपनी सत्ता स्थापित की तो उसकी जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो इस्टेब्लिश हो गई थी, उसके पहले तथागत बुद्ध की धार्मिक और सामाजिक क्रांति हो चुकी थी लगभग 200 साल पहले, 150 पौने 200 साल पहले। और सम्राट अशोक के लगभग 200 साल पहले धार्मिक और सामाजिक क्रांति हुई थी। इसके बलबूते पर सम्राट अशोक का पॉलिटिकल भारत खड़ा हुआ। ये बाबा साहब एनिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं, और वो इसीलिए कहते हैं कि बुद्ध की क्रांति से ही चंद्रगुप्त मौर्य और बाद में जाके सम्राट अशोक ने जो दुनिया में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और ह्यूमैनिटी वाला जो रिलीजन या धर्म पर प्रसारित किया, वो आज भी सारे विश्व का बेस बन गया है। क्योंकि जब भी बुद्ध का नाम आता है तो सारी दुनिया उसके सामने झुक जाती है। भारत के जो ऊंचे लोग हैं, प्रेसिडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर, जब भी वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेकर ही अपना पूरा क्रेडिट कमा लेते हैं, और इधर आकर बस उल्टा काम करते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का संविधान जो है वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोइंग बुद्धिज्म। ये मेरे गुरु के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रांति की विचारधारा के ऊपर ही आधारित है। उसके लिए वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, संवैधानिक नीतिमत्ता से संवैधानिक पद्धति के ऊपर आप काम करोगे तो आप भले ही गरीब हो, आप वंचित हो, कैसे भी कुछ हो, लेकिन आपके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, संवैधानिक नीतिमत्ता, ये हटनी नहीं चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा देर तक किसी सत्ता की बागडोर दोगे तो आपकी दिशा गलत कर देगा। आज वैसा ही चल रहा है। इसीलिए तो इस कगार पे खड़ा है कि कई इस देश के जो बेरोजगार लोग हैं, युवा लोग हैं, इनके दिमाग में अगर बहुत ज्यादा बात, गलत गुस्सा पैदा हुआ तो यहाँ की सिस्टम भी कोलैप्स हो सकती है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मेरा मन चिंता से भरा है, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि जो वंचित समाज है, जो वंचित घटक है, अन्याय की वजह से इस देश की डेमोक्रेसी को उध्वस्त ना कर दे। इसके लिए केयर करनी जरूरी है। इसलिए वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नीतिमत्ता से आपको संवैधानिक पद्धति के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो ही इस देश की नींव अच्छी हो सकती है। और अपने निजी जीवन में ऐसे धर्म को या धर्म को अपनाओ जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी को मानता हो। इसीलिए वो कहते हैं कि आई लाइक दैट रिलीजन विच टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। जो धर्म वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की शिक्षा देता है उसी को मैं प्रमोट करूंगा, और वही डेमोक्रेसी के साथ इक्वालिटी से चल सकता है। अगर आपके देश के कल्चर रेवोल्यूशन को या धार्मिक रेवोल्यूशन को अगर इम्प्लीमेंट करोगे, सामाजिक एकता बनाए रहोगे, तो ही आपकी पॉलिटिकल सिस्टम ठीक तरीके से रह सकती है। ये बाबा साहब की निजी सोच थी इस देश के बारे में। ऐसे सपनों का भारत था।
दूसरी बात उन्होंने कही कि सामने वाला व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसको पहले अंडरस्टैंड कर लो, उसको समझाने की कोशिश करो। झगड़ा करोगे, डेमोक्रेसी उध्वस्त करोगे तो दोनों का नुकसान होगा। और जो सत्ता में बैठे हुए उन लोगों को बाबा साहब ने कहा, आपको आसक्ति है सत्ता में रहने की, आपको आसक्ति है कि पैसा कमाने की, चाहे मैं इतना श्रीमंत हो जाऊं, दुनिया का नंबर वन रिच आदमी बन जाऊं, उसके बदले में अगर 24 करोड़ बच्चे अनएम्प्लॉयड यूथ हो जाते हैं, बेरोजगार रहते, तो भी मेरी जो आसक्ति है वो खत्म नहीं होती। उस व्यक्ति ने ये सोचना चाहिए कि सब्बे संकरा अनिच्छाति, सारा कुछ अनित्य, आप कोई 500,000 साल टिकने वाले नहीं हो, आपको मर जाना है। मैन इज मोर्टल, सो आर आइडियाज, आइडिया नीड्स प्रोपोगेशन एज मच एज द प्लांट्स नीड वाटरिंग, अदरवाइज बोथ विल विदर एंड डाई। विचारों का प्रचार और प्रसार, जो अच्छा विचार है, पॉजिटिव विचार है, उसका प्रचार प्रसार अगर नहीं करोगे तो जैसे पौधा पानी के बगैर मर जाता है, ऐसे विचार भी मर जाते हैं। और अच्छे लोग अगर निरंतरता से बने नहीं रहेंगे तो बुरे लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आपका जीना हराम कर देंगे। इसीलिए हम लोगों को समन संघ में लोगों को बताना है कि भाई आपकी ड्यूटी क्या है। आपकी ड्यूटी है कि जो संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, उसको बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी है। उसको कायम रखने के लिए सत्ता में स्थापित लोगों को आप डिमांड करो, संख्या में ज्यादा इकट्ठा हो जाओ। जितने संख्या में इकट्ठा हो जाओगे उतना प्रेशर हो जाएगा। देखो आप, जैसे पता चला कि कॉकरोच जनता पार्टी स्थापित की, 10 मिलियन, मतलब लगभग 1 करोड़ से ज्यादा एक ही दिन में फॉलोअर हो गए, तो घबरा गई सरकार और उनका बैन कर दिया ट्विटर का अकाउंट, और वो इंस्टा पे काम कर रहा है अभी। और देखते देखते इतने लोग फॉलोअर, अभी वो राठी जो है वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, लगभग उसके 4 करोड़ लोग फॉलोअर्स है, उसने भी वो रीट्वीट किया है, और वो संख्या लगभग 100 मिलियन से ज्यादा हो गई 4-5 दिन में। इसका मतलब है कि गुस्सा, जो विरोध बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। अगर इस वक्त अगर सत्ता कुछ समझने के लिए तैयार नहीं हो सकती, तो हमारे बगल वाले देशों में जो हो गया वही होने की ज्यादा संभावना है। उसके बाद कैसे लोग लाओगे आप, अगर वो हो जाता है तो ऐसे लोग हमको चाहिए कि जो देश के लोग संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स को, संविधान की अवधारणा को, फिलॉसफी को मानकर देश को चलाने वालों की बहुत जरूरत है। और ऐसे लोग यहाँ पर समन संघ के माध्यम से तैयार हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर बहन का रिस्पेक्ट किया जाता है, हर व्यक्ति को सर कहा जाता है, हर व्यक्ति को अपने बहन भाई की तरह प्यार दिया जाता है। यहाँ पर कोई किसी के प्रति बुरा नहीं कहता, इवन दुश्मन के प्रति भी हम लोग कहते हैं कि वो अंधे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि भविष्य में क्या है। तो ये सारी बातें अगर हम लोग आत्मसात कर लेंगे, प्रचारित प्रसारित करेंगे, तो कल जाके हमारी ड्यूटी, हमारे ऊपर सारा कुछ निर्भर है कि बाबा साहब के सपनों का भारत, जो कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी का और ह्यूमैनिटी का होगा इस देश में, विश्व में। वो तो कहते हैं कि विश्व को अगर ठीक तरीके से इस्टेब्लिश करना है तो ये संविधान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये बात यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल में भी मानी है कि भारत के संविधान की अगर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये दो बातें भी अगर इम्प्लीमेंट करती है सारी दुनिया, तो अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम खत्म हो सकता है। इतनी बड़ी ऊंची सोच, इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा सोच रखने वाला इंसान आपका गुरु है, आपका समन पुरखा है, और उसको आप नहीं मानते हो और अपने आप में बीच में गाली गलौज करते रहते हो, अपने भाई बहनों को आप बुरा भला कहते हो। हम उनके बारे में नहीं सोचते, हम तो कहते कि वो अनजान है, उसको जानता नहीं, समझ में नहीं आ रहा उसका, है तो जन्मजात समन संगी, पर अहंकार से लिप्त है, अपनी वाचा से वाचा का पालन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को भी हमको समझाना पड़ेगा कि समन संघ की सोच में अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और बाबा साहब की जो सोच थी, दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार करो कि वो समझ जाए। इतनी बात मैं कहता हूँ, बाबा साहब के सपनों के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। कभी अगर वक्त दे देगा समन संघ तो इकोनॉमिक, जो यहाँ के, जैसे राजेश कामरे सर ने बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया था, उसकी दूसरी कड़ी में हम बता सकते हैं कि किस तरीके से इस देश की आर्थिक बागडोर को हम ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे इलाज है हमारे पास बाबा साहब के सपनों से। तो बाबा साहब को मैं इस समन संघ के कंसेप्ट के इसमें मैं बहुत बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके सामने करोड़ों बार नमन हो जाता हूँ, और समन संघ को बोलता हूँ कि हम लोग उनके सपनों को संजोए रखने के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा देंगे। अगर ऐसा करोगे तो ही इस देश का निर्माण केवल समन संघ में रहने वाले लोग और यहाँ से जितने लोग बड़े होंगे उनके हाथ में होगा। इतनी बात मैं कहता हूँ, अगर मेरी बात से कुछ गलत
बात निकली हो, किसी को कुछ आहत पहुंची हो, तो समन संग मुझे माफ करे। संगं नमामि संगे यो खलितो दोषो संगो खमुतु तम्मम। संग मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, संतों को वंदामि। साधु बहुत साधु बहुत साधु 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 बहुत साधुवाद सर, बहुत ही कंसेप्ट सर, बढ़िया। बहुत बहुत